जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं B2B न्यूज झारखंड और झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए हर रोज देखें B2B न्यूज झारखंड, ताकि आप हर खबर से अवगत रहे और बिना शर्म किए अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज के खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 14 जिलों में ऑन रेंज अलर्ट। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं के असर से मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में घना कोहरा और धुंध छाई है। सुबह 9 बजे के बाद ही हल्की धूप दिख रही है। कम विजिबिलिटी के कारण सुबह 8 बजे के आसपास वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने ठंड और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के 14 जिलों में ऑन रेंज अलर्ट रहेगा। इनमें रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जामताड़ा शामिल हैं। 24 दिसंबर तक घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। तापमान की बात करें तो रांची में अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 रहा। जमशेदपुर में तापमान 25 से 14 डिग्री के बीच रहा और AQI 194 दर्ज हुआ। धनबाद में AQI बढ़कर 220 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची में सोने के भाव स्थिर, चांदी में 5,000 रुपए की उछाल। झारखंड की राजधानी रांची में सोना चांदी के बाजार में मिली जुली तस्वीर देखने को मिल रही है। सोने के दाम जहां स्थिर बने हुए हैं, वहीं चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार 5,000 रुपए की उछाल। रविवार को 22 कैरेट सोना 1,24,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,30,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर टिका रहा। सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चांदी के दाम बढ़कर 2,26,000 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जो एक दिन में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी है। अन्य शहरों की बात करें तो बोकारो में 22 कैरेट सोना 1,25,400 रुपए और चांदी 2,05,000 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। जमशेदपुर और देवघर में भी चांदी के भाव 2,07,620 रुपए प्रति किलो के आसपास रहे। खरीदारी करने वालों को सलाह है कि गहने लेते समय हॉलमार्क जरूर जांचें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी होती है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जारी करता है। सतर्कता से की गई खरीदारी ही सही निवेश मानी जाती है। रांची में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 7 अड्डे ध्वस्त। रांची में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नामकुम थाना क्षेत्र के हेसा पीढ़ी और कटाई टोली इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान अवैध चुलाई शराब के 7 अड्डों को नष्ट किया गया। टीम ने 7 अड्डों को नष्ट किया। करीब 10,000 किलो जावा महुआ और लगभग 200 लीटर महुआ शराब बरामद की है। छापेमारी के वक्त सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। विभाग के अनुसार फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। रांची मेट्रो की राह आसान, केंद्र ने मोबिलिटी प्लान और DPR मांगी। रांची में मेट्रो ट्रेन चलने की उम्मीद अब मजबूत होती नजर आ रही है। झारखंड सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने रांची मेट्रो परियोजना के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तथा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। राज्य सरकार अगले 50 वर्षों की आबादी और शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए DPR बनवाएगी। प्रस्तावित योजना के तहत मेन रोड, डोरंडा, हिनू, एयरपोर्ट, धुरवा, स्मार्ट सिटी और ग्रेटर रांची से होते हुए रिंग रोड क्षेत्र तक मेट्रो लाइन बिछाने की तैयारी है। औद्योगिक क्षेत्रों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई गई है। DPR तैयार होने के बाद यह तय होगा कि मेट्रो कितने चरणों में बनेगी और इस पर कुल कितना खर्च आएगा। इसके बाद अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मेट्रो के शुरू होने से रांची को जाम मुक्त और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था मिलने की उम्मीद है।
निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ईंधन की बचत होगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। फिलहाल शहर की परिवहन व्यवस्था मुख्य रूप से ऑटो और टोटो पर निर्भर है। नगर विकास सचिव सुनील कुमार के अनुसार कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाएगा और रिंग रोड, स्मार्ट सिटी समेत पूरे शहर को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इससे रांची की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। झारखंड में हाथियों का कहर, 12 घंटे में 2 लोगों की मौत। झारखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 12 घंटे के भीतर सारंडा इलाके में हाथियों के हमले से 2 लोगों की जान चली गई है। पहली घटना जरायकेला थाना क्षेत्र के गिंडुंग गांव की है, जहां हाथी ने घर में घुसकर 48 वर्षीय लक्ष्मण बिरगाम को कुचल दिया। दूसरी घटना तेनताई जंगल की बताई जा रही है, जहां लकड़ी चुनने गए एक व्यक्ति की हाथी के हमले में मौत हो गई। इधर सुबह हाथियों का झुंड गांवों से गुजरते हुए चूटूपालू घाटी पहुंच गया। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग और वन सुरक्षा समिति ने रामगढ़ रांची 4 लेन पर ललकी घाटी के पास करीब आधे घंटे तक यातायात रोक दिया। हाथियों के जंगल की ओर लौटने के बाद सड़क पर आवागमन बहाल किया गया। रामगढ़ में कोलियरी हादसा, 2 मजदूरों की मौत, काम ठप। रामगढ़ जिले में सीसीएल के बरका सयाल क्षेत्र की उरीमारी कोलियरी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। आउटसोर्सिंग कंपनी के 2 मजदूर रात्रिपाली में काम कर रहे थे, तभी अचानक ओबी गिरने से दोनों दब गए। काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद यूनियन नेता राजू यादव और स्थानीय लोगों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग का पूरा काम बंद करा दिया। रात से ही कोलियरी का काम ठप पड़ा है। मामले को लेकर प्रबंधन पर कार्रवाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड के सभी नगर निगम क्षेत्रों में बनेगा शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। झारखंड के सभी 9 नगर निगम क्षेत्रों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर मंत्री को सहमति के लिए भेज दिया है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन कानून में किए गए हालिया संशोधन के तहत उठाया जा रहा है। धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चास, रांची, देवघर, मानगो, आदित्यपुर और मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रों में यह प्राधिकरण शहरी आपदाओं से निपटने का काम करेगा। बाढ़, आगजनी, भूकंप, भवन दुर्घटना जैसी आपदाओं में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई इसका मुख्य उद्देश्य होगा। प्रस्ताव के अनुसार नगर आयुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, जबकि उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस पहल से शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन व्यवस्था और मजबूत होगी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब ब्लड के बदले ब्लड मांगना अवैध। झारखंड हाईकोर्ट ने मरीजों के हित में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अब ब्लड देने के बदले ब्लड मांगना गैर कानूनी होगा। यह व्यवस्था नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की गाइडलाइंस और नेशनल ब्लड पॉलिसी के खिलाफ है। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की सामाजिक संस्था लाइफ सेवर्स के संस्थापक अतुल गैरा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि रिप्लेसमेंट डोनेशन से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। जल्दबाजी में किए गए रक्तदान से हेपेटाइटिस और एचआईवी जैसे गंभीर संक्रमण फैल सकते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि ब्लड की जरूरत पूरी करने के लिए सरकारी और निजी अस्पताल नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। साथ ही राज्य सरकार को इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस फैसले का लाइफ सेवर्स संस्था ने स्वागत किया है। अतुल गैरा ने इसे मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया है। स्वास्थ्य व्यवस्था शर्मसार, हजारीबाग के अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ ऑपरेशन। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है।
परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई, जिसके बाद डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन पूरा करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में बिजली, जनरेटर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई है। इलाके में कोयला खनन होने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। घटना के बाद डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल उठाए हैं। वहीं अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नसीफ अंजुम ने वीडियो को पुराना बताते हुए कहा कि बिजली 2019 में आई थी। जाने पर जनरेटर चालू कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो अस्पताल की हकीकत को ही दिखाता है और प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। गिरिडीह में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, परिवार में मातम। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में देर रात सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की जान चली गई। हादसा चतरोहट्टिया मोड़ के पास जमुआ चकाई मुख्य मार्ग पर हुआ। मृतकों की पहचान कांटी दिघी गांव के 35 वर्षीय मिथिलेश कुमार राय और गादी दिघी गांव के 55 वर्षीय राम कुमार राय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मिथिलेश बाइक चला रहे थे, जबकि राम कुमार सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों गंभीर हालत में सड़क किनारे पड़े मिले। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देवरी थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने और रात में गश्त तेज करने की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर द्वारा, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 29 दिसंबर 2025 को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति का पहला कार्यक्रम जमशेदपुर के करंडीह जाहिर स्थान पर होगा। इसके बाद वे सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित NIT जाएंगी, जहां शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के मद्देनजर सोनारी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थलों तक के मार्गों की मरम्मत और आसपास के भवनों की सघन जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के SSP पीयूष पांडेय ने बताया कि सोनारी एयरपोर्ट से कर्णडीह तक हर चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी राज्य मुख्यालय से मांगा गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष रूट चार्ट तैयार किया गया है। प्रशासन के अनुसार दौरे के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल, भीड़ प्रबंधन और इमरजेंसी सेवाओं की पूरी तैयारी रहेगी। जनता से अपील की गई है कि निर्धारित मार्गों का पालन करें और सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का सहयोग करें। गिरिडीह टुंडी मार्ग पर हादसा, ट्रेलर की टक्कर से बिजली के दोनों ट्रांसफार्मर गिरे। गिरिडीह टुंडी मेन रोड पर बाभनटोली मोड़ के पास एक भारी ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभे पर लगे दोनों ट्रांसफार्मर नीचे गिर गए और बिजली का ढांचा सड़क पर बिखर गया। हादसे के वक्त तेज धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। पास की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि बिजली पहले से बंद होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और बिजली विभाग मौके पर पहुंचे। पुलिस चालक की तलाश में जुटी है, जबकि बिजली विभाग मरम्मत कर जल्द आपूर्ति बहाल करने की तैयारी कर रहा है। प्यार के जाल में ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, ज्वेलर्स भी पकड़ा गया। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में महिला से जेवर और नकदी ठगने वाले शातिर अपराधी समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संकल्प कुमार उर्फ गोलू और सूर्यकांत सोनी शामिल हैं। दोनों बिहार के पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,75,000 रुपये नकद, 22.72 ग्राम सोना और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
रविवार को मामले का खुलासा करते हुए बोकारो के एएसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर को कतरास मेन रोड निवासी अंजलि सिन्हा ने सेक्टर 4 थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार संकल्प कुमार ने खुद को बैंक मैनेजर बताकर आदित्य होटल के सामने महिला से जेवर और 30,000 रुपए छल पूर्वक ले लिए थे। इस मामले में सेक्टर 4 थाना कांड संख्या 124/25 दर्ज किया गया। जांच के लिए सिटी डीएसपी के नेतृत्व में छापामारी दल गठित किया गया। तकनीकी शाखा बोकारो और पटना पुलिस के सहयोग से संकल्प कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर मोसिमपुर स्थित शशि ज्वेलर्स से ठगी का सोना बरामद हुआ, जिसके बाद ज्वेलर्स के मालिक सूर्यकांत सोनी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार संकल्प कुमार खुद को कभी बैंक मैनेजर, कभी एयरफोर्स अधिकारी तो कभी सचिवालय कर्मी बताकर महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ फतुहा थाना में पहले से 2 मामले दर्ज हैं। कफ सिरप पीने के बाद 1.5 साल की बच्ची की मौत, जांच के आदेश। कोडरमा जिले में कफ सिरप पीने के बाद 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत से हड़कंप मच गया है। मृत बच्ची की पहचान रवि भुइयां की पुत्री रागिनी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बच्ची को पिछले 2 दिनों से खांसी थी। मेडिकल दुकान से लाया गया कफ सिरप पिलाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे तुरंत कोडरमा सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि कफ सिरप पीने के बाद ही उसकी हालत खराब हुई। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। सिरप की कंपनी, एक्सपायरी डेट और मेडिकल दुकान की भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। मासूम का शव झोले में ले जाने की घटना के बाद सरकार सख्त, पूरे राज्य में बढ़ेंगे मोक्ष वाहन। झारखंड में शिशु का शव झोले में ले जाने की घटना के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में मोक्ष वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के हर जिले के सदर अस्पताल में 4 मोक्ष वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह व्यवस्था 1 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। इस योजना पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चाईबासा मामले पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के अनुसार शिशु की उम्र 4 माह थी, न कि 4 वर्ष। उन्होंने बताया कि मौके पर 2 मोक्ष वाहन मौजूद थे, जिनमें से एक तकनीकी कारण से खराब था, जबकि दूसरा वाहन पहुंचने ही वाला था। परिजन स्वयं बच्चे को लेकर चले गए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खड़ी है। साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मानवीय व मजबूत बनाने का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय पुस्तक मेले की तैयारियां शुरू, 26 दिसंबर से होगा आयोजन। झारखंड की राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को भूमि पूजन के साथ मेले की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर समय इंडिया के प्रबंध न्यासी चंद्रभूषण सहित स्थानीय लेखक और संस्कृति कर्मी मौजूद रहे। राष्ट्रीय पुस्तक मेला 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 तक खुला रहेगा। यहाँ एक ही छत के नीचे सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों की बड़ी श्रृंखला उपलब्ध होगी। आयोजकों के अनुसार मेले में नई और पुरानी पुस्तकों का समृद्ध संग्रह मिलेगा। राजपाल एंड सन्स, समय प्रकाशन, गीता प्रेस, वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन और पुस्तक महल जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही एक विशेष भारतीय मंडप भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। मेले के दौरान स्कूली बच्चों के लिए कविता पाठ, कहानी पाठ, चित्रकला, गायन, नृत्य, देशभक्ति गीत और फैंसी ड्रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सभी प्रतियोगिताएं निःशुल्क होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कवि सम्मेलन के जरिए दर्शकों के मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है।
अल फलाह स्कूल की वर्षगांठ पर बोले सुदेश महतो, शिक्षा के बिना अधूरा है समाज। रांची जिले के कांके प्रखंड स्थित उर्गुटुट्टू में अल फलाह स्कूल का तीसरा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुदेश महतो ने अन्य अतिथियों के साथ फीता काटकर किया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छोटे बच्चों द्वारा दिए गए धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषण ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य अतिथि सुदेश महतो ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था समाज के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना समाज और व्यक्ति दोनों अधूरे हैं। साथ ही मेधावी छात्रों को सहयोग का आश्वासन भी दिया। कांके विधायक सुरेश बैठा ने विद्यालय के विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं विद्यालय के चेयरमैन हकीम अंसारी ने कहा कि उनका लक्ष्य ग्रामीण इलाकों से आईएएस और आईपीएस अधिकारी तैयार करना है। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, ग्रामीण और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। आम आदमी का पानी तक पी गई हेमंत सरकार, जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जिस तरह शराब घोटाले में फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आया था, उसी तर्ज पर जल जीवन मिशन में भी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी निकासी के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। अजय शाह ने कहा कि जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ऐतिहासिक योजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था। लेकिन झारखंड में यह योजना भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। भाजपा का आरोप है कि गिरिडीह जिले में बिहार की एक निर्माण कंपनी ने 1,30,00,000 रुपए की फर्जी बैंक गारंटी दिखाकर करीब 30 करोड़ रुपए का ठेका हासिल किया। इसके बाद बिना ठोस काम के लगभग 10 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया गया। इसे भाजपा ने शासन और प्रशासन की मिली भगत बताया। अजय शाह ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने झारखंड को लक्ष्य का लगभग 90% धन उपलब्ध कराया, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ 55% लक्ष्य ही पूरा कर सकी। कई जगह नल नहीं है, कई गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा और कई काम सिर्फ कागजों में पूरे दिखाए गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि बालू, कोयला और पत्थर के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार ने आम जनता के पीने के पानी तक को नहीं छोड़ा। पार्टी ने पूरे राज्य में 55% लक्ष्य पूरा कर सकी। जल जीवन मिशन के कार्यों की विशेष ऑडिट और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भारत का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनेगा रांची, संजय सेठ का बड़ा ऐलान। रांची में आयोजित 3 दिवसीय रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस समागम का रविवार को समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची को देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत फैटी लिवर जांच और जन जागरूकता के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से 4 अत्याधुनिक मोबाइल वैन जल्द रोटरी को सौंपी जाएंगी। ये वैन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी। उन्होंने कहा कि बीमारी से लड़ने का सबसे असरदार तरीका समय पर पहचान है। संजय सेठ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण में रोटरी के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि आगामी माह 3 करोड़ रुपए की सिलाई मशीनें महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जाएंगी, जिससे हजारों महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। सम्मेलन के दौरान काउंसिल ऑफ लेजिस्लेशन के चुनाव भी संपन्न हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रोटरी सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामला, हाई कोर्ट सख्त, एसीबी जांच और मुआवजे का आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को गंभीर मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा है कि जिन अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच की जाए। इसमें राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी, किराया रसीदें और आड़ मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा भवन नक्शों की मंजूरी देने वाले अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने में जिन मकानों या इमारतों को गिराया जा रहा है, उनके प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। हालांकि यह राशि सरकार नहीं, बल्कि दोषी अधिकारियों और संबंधित बिल्डरों से वसूली जाएगी। खंडपीठ ने बताया कि रिम्स की 7 एकड़ से अधिक जमीन, जिसका अधिग्रहण 1964 से 1965 में हुआ था, उस पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया। यहाँ मंदिर, दुकानें, पार्क और बहुमंजिला इमारतें तक बना दी गईं। यहाँ तक कि फ्लैट्स की बिक्री भी हुई। न्यायालय ने सवाल उठाया कि इतने बड़े निर्माण के दौरान रिम्स प्रशासन और जिला प्रशासन की भूमिका क्या थी। इसे अधिकारियों की खुली लापरवाही और मिली भगत का परिणाम बताया गया है। आदेश के बाद अब एसीबी को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करनी होगी।